टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ जूनियर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बिंदु पद की एक्सरसाइज 10.1 की क्वेश्चन नंबर 4 to 8 का सॉल्यूशन हल करेंगे। अतः हर क्वेश्चन को सरलता से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपको कोई दो बिंदु दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि आपको ए और बी दो बिंदु हैं और उन दोनों बिंदुओं से कह रहा है कि कोई वर्त गुजर रहे। तो कह रहा है कि सिद्ध करना आपको कि उन वर्तों का जो केंद्र बिंदु होगा यानी केंद्र जो होगा सभी वर्तों का, वह कह रहा है कि उस ए बी का लंब समद्वि भाजक होगा। तो आपको दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु बी है, ए व बी दो बिंदु है और इन बिंदुओं से होकर के कह रहा है कि वर्त गुजर रहे हैं। जैसे ये ए बी है यहाँ पर, अब ये कह रहा है कि इस ए और बी से होकर के वर्त गुजर रहे हैं। जैसे देखिए ये ए और बी से कोई वर्त गुजर रहा है, मान लीजिए कि इसका केंद्र जो है वो है पी। इसी प्रकार से दूसरा वर्त और गुजर रहा है जो ए और बी से होकर के गुजर रहा है और इस प्रकार से एक वर्त गुजर रहा है जिसका केंद्र मान लीजिए कि क्यू है। इसी प्रकार से ए और बी से होकर के कोई वर्त और गुजर रहा है जिसका केंद्र मान लीजिए कि आर है। इस प्रकार कुछ वर्त हैं जो ए और बी से होकर के गुजरे, जिनके केंद्र जैसे एक पी केंद्र से पी केंद्र है जो ए और बी से होकर गुजरा है। इसी प्रकार क्यू केंद्र है वह ए और बी से होकर गुजरा है। इसी प्रकार से ये जो आर केंद्र है जो ए और बी से गुजरा है। आपको सिद्ध करना है कि क्या ये पी क्यू आर जो है तीनों के तीनों बिंदु जो है वह कह रहा है कि ए बी के लंब समद्वि भाजक पर स्थित होगा। इस बात को आपको सिद्ध करना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो पी बिंदु जो है ये ए बी से होकर गुजरने वाला, ये जो ए बी से होकर के कोई वर्त गुजर रहा है इसका केंद्र है और ये आपको पता है कि ये जो केंद्र होगा वह इस बिंदु से समदूरस्थ होगा। यानी पी ए जो है वह भी वर्त की त्रिज्या है और पी बी है वह भी वर्त की त्रिज्या है, यानी पी ए बराबर पी बी। तो इसका हल हुआ ये हुआ कि पी बिंदु को केंद्र मान के, यानी पी केंद्र वाले वर्त का जो है पी केंद्र वाला वर्त है वह ए बी से होकर के गुजर रहा है। इसका अर्थ हो गया कि पी ए बराबर पी बी, क्योंकि ये वर्त की त्रिज्या है। और इसका अर्थ हुआ कि ये दूरियां और ये दूरी जो है दोनों की दोनों बराबर है। तो यहाँ पर आपको जो आपने दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पद का अध्ययन किया था, तो यहाँ पर आपको ये मिला कि पी बिंदु जो है वह ए बी के लंब समद्वि भाजक पर स्थित है। इसी प्रकार से देखिए, क्यू केंद्र वाले वर्त की बात करें तो क्यू केंद्र वाला जो वर्त है वह भी ए और बी से होकर के गुजरता है। इसका मतलब हो गया कि क्यू ए बराबर क्यू बी, और क्यू ए और क्यू बी इस क्यू केंद्र वाले वर्त की त्रिज्या है। और यहाँ पर देखिए ये दूरी जो क्यू ए जो है ये और ये जो क्यू बी दूरियां ये दोनों के दोनों बराबर हैं। इसका अर्थ हुआ कि क्यू बिंदु जो है वह ए बी के लंब समद्वि भाजक, यानी यहाँ तो ये हुआ कि पी है वो ए बी के लंब समद्वि भाजक पर स्थित है। और इसी प्रकार क्यू केंद्र वाले वर्त के लिए आपको क्यू ए बराबर क्यू बी मिला। इसका अर्थ हो गया क्यू है वह भी क्या होगा, ए बी के लंब समद्वि भाजक पर स्थित होगा, लंब समद्वि भाजक पर स्थित है। और इसी प्रकार से आर केंद्र वाले वर्त की चर्चा करें तो देखिए, आर केंद्र वाला जो वर्त है वह भी ए और बी से होकर के गुजरता है। ए इस प्रकार से ए और बी से होकर के गुजर रहा है। तो यहाँ पर ये जो है आर केंद्र वाले वर्त में ये जो आर ए जो दूरी है वह आर बी के बराबर होगी, क्योंकि वर्त की त्रिज्या है। और आर ए और आर बी होने का अर्थ हो गया आर है वह भी क्या है, ए बी के लंब समद्वि भाजक पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, इन तीनों बातों से आप P है वो भी ए बी के लंब समद्वि भाजक पर स्थित है, जो वर्त का केंद्र था। Q बिंदु है वह भी ए बी के लंब समद्वि भाजक पर स्थित है, जो वर्त का केंद्र था, जो ए बी से होकर गुजर रहा था। इसी प्रकार से R है वह भी ए बी के लंब समद्वि भाजक पर है। इसका अर्थ हुआ कि ए और बी से गुजरने वाले जो वर्त होते हैं तो उनके जो ये केंद्र होंगे, जैसे इसका केंद्र P है, इसका केंद्र Q है, इसका केंद्र R है,
वे क्या होंगे, ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो इसके लिए विशेष जो है अहम भूमिका है वो इस आकृति की है। और तो इस आकृति का थोड़ा ध्यान रखिए कि वर्तक वो ए और बी से गुजरे, जैसे ये वर्तक वो ए और बी से गुजर रहा है। अब इसका केंद्र मान लीजिए आपने ये कहा कि पी है। दूसरा यदि वर्त आप गुजरे, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो वर्त है वह भी ए और बी से गुजर रहा है इस प्रकार से, और मान लीजिए कि इसका केंद्र यहाँ पर है क्यू है। तो यहाँ पर विशेष इस आकृति की भूमिका अधिक होती है, और जबकि ये वर्त जो होते हैं वो दोनों के दोनों ए और बी बिंदु से गुजरने जरूरी है। तो इस प्रकार आकृति को देखिए, और यहाँ पर पी बिंदु जो है वह ए और बी से समदूरस्थ हुआ, क्योंकि पी ए और पी बी दोनों वर्त की त्रिज्या हैं। इसका अर्थ हो गया पी ए बी का लंब समद्विभाजक पर स्थित है। इसी प्रकार क्यू की बातें करेंगे, इसी प्रकार की आर की बातें करेंगे, और ये तीनों के तीनों बिंदु पी क्यू आर जो है ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, और ये पी क्यू आर वर्तों के केंद्र थे। इसका मतलब ए और बी से गुजरने वाले जो वर्त होते हैं उनके केंद्र होंगे वे उस दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित हो। इसी तरह में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें कोई आपको आकृति दे रखी है, और उसमें कह रहा है कि उभयनिष्ठ जो आधार BC जो है उसके विपरीत ओर, जैसे BC है, ये कोई आधार BC है, और इस BC के विपरीत ओर का हुआ कि दोनों तरफ इधर और इधर दो, और कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज है वो PBC है, जैसे ये त्रिभुज जो है PBC है। इसी प्रकार से दूसरा जो त्रिभुज कह रहा है कि QBC है, और इस प्रकार दूसरा जो त्रिभुज है ये QBC है। और यहाँ पर बताया गया कि दोनों त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु, यानी PBC है वह भी समद्विबाहु है। इसका मतलब हो गया कि ये भुजा ये भुजा बराबर हुई, और इसी प्रकार से ये BQC है वह भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका तो हो गया ये भुजा बराबर। अब आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि PQ को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ये जो PQ है इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वह कह रहा है कि सिद्ध करो कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी इस BC को और ये जो PQ को मिलाया गया वह समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि आपको ये सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण 90 डिग्री। तो यह देखिए इसको मान लेते हैं कि एक दूसरे को BC और PQ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, वो O बिंदु में प्रतिच्छेद करें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि त्रिभुज PBQ और त्रिभुज PCQ जो है इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करें। यानी इसको हल करने के लिए वापस देख लीजिए, कह रहा है कि उभयनिष्ठ आधार BC पर दो त्रिभुज हैं BPC और BQC, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो PQ जो है इनको मिलाने वाला रेखाखंड है वो कह रहा है कि समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आपको ये ज्ञात करने की कोण है ये 90 डिग्री के बराबर। तो इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज PBQ है, दूसरा त्रिभुज PCQ है। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। त्रिभुज PBQ और दूसरा जो त्रिभुज है PCQ। तो यह देखिए दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करें। तो इस त्रिभुज की भुजा PB जो है वो इस PC के बराबर है, PB बराबर PC। जैसा कि आपको दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार से ये जो BQ भुजा वो QC के बराबर है, BQ बराबर QC। और ये भी वही हुआ कि ये त्रिभुज BQC जो था एक समद्विबाहु त्रिभुज था जिसकी भुजा BQ और QC बराबर है, जिसको आप कह सकते हैं कि आपको दिया हुआ या समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा, यूं कह सकते हो आप इसको कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं जो आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार तीसरा जो बिंदु है वो हो गया कि PQ जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, PQ बराबर PQ उभयनिष्ठ। और यहाँ देखिए जो सर्वांग समता के नियम है उस नियम के अनुसार इसको देखें तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो चुकी, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो चुकी, इसलिए इसको भुजा 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 नियम से और आप सर्वांग सम कह सकते हैं। और वो भुजा 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 नियम से त्रिभुज PBQ और त्रिभुज जो PCQ है ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। और यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो जिसको आपने CPCT नियम कहा था, CPCT नियम से
और देखिए सिंप्लिसिटी नियम क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर होंगे, जिसका जो नाम है वह हो गया बी पी क्यू। कोण बी पी क्यू बराबर इस कोण का नाम हो गया सी पी क्यू। कोण सी पी क्यू। अब इस कोण बी पी क्यू को बी पी ओ भी कहा जा सकता है, इसलिए कोण बी पी ओ बराबर कोण सी पी ओ। आप ये भी कह सकते हैं इसको सी पी ओ। अब आपको ये सिद्ध करना था कि ये 90 डिग्री की यानी समद्विभाजक समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को सर्वांग सिद्ध करें। त्रिभुज बीपीओ और दूसरा जो त्रिभुज है सीपीओ, इन दोनों को फिर सर्वांग करें। तो देखिए यहाँ पर ये जो भुजा है ये इस भुजा के बराबर दी हुई है, आपको पीबी बराबर पीसी दिया हुआ है, या समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं। दूसरा जो है ये पीओ जो है ये दोनों में उभयनिष्ठ, पीओ बराबर पीओ ओपी उभयनिष्ठ। और तीसरा जो बिंदु है अभी अभी आपने सिद्ध किया था कि इस त्रिभुज का ये कोण बीपीओ, कोण बीपीओ बराबर कोण सीपीओ, जिसको अभी आपने सिद्ध किया था, या बीपीओ बराबर सीपीओ जिसको आपने सिद्ध किया। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज की आपके पास में दो भुजाएं, इस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण हो गया, इसलिए इसको एस ए एस नियम या भुजा कोण भुजा नियम से, और आप कह सकते हैं कि सर्वांग सम। त्रिभुज बीपीओ सर्वांग सम, त्रिभुज सीपीओ, और दो त्रिभुज सर्वांग सम होने का अर्थ हुआ कि सिंप्लिसिटी नियम से। अब देखिए आपको इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में आपको पूछा गया था कि ये PQ जो है ये इन दोनों यानी BC जो था इसको समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर समद्विभाजन की चर्चा करें तो यहाँ सिंप्लिसिटी नियम से आपको मिल गया कि BO बराबर OC, जिसका अर्थ हो गया कि ये PQ जो है इसको O पर समद्विभाजित करती है। सिद्ध करना आपको समकोण पे समद्विभाजित करें तो यहाँ देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। कोण BPO बराबर कोण कोण BOP, कोण BOP बराबर कोण COP। अब यह देखिए BOC एक सरल रेखा है, जो कि BOC एक सरल रेखा है, और सरल रेखा होने का अर्थ हो गया कि इन दोनों कोणों का योग जो है कोण BOP प्लस कोण COP बराबर 180 डिग्री, और यहाँ ये दोनों के दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए कोण BOP प्लस कोण BOP बराबर 180 डिग्री। BOP प्लस BOP का अर्थ हो गया 2BOP बराबर 180 डिग्री, और इसलिए कोण BOP बराबर 180/2 बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए BOP का जो मान है वो इस COP के बराबर था, BOP और COP बराबर है, तो इसलिए दोनों कोणों का जो मान है बराबर कोण COP बराबर 90 डिग्री। और इस प्रकार ये कोण जो आपको 90 डिग्री मिले, इसका अर्थ हो गया कि PQ जो है वह BC पर क्या है लंब है, यानी समकोण बना रहे। तो इस प्रकार ये था क्वेश्चन नंबर 6 का हल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको एक उभयनिष्ठ आधार BC के दोनों और दो समद्विबाहु त्रिभुज देते हुए और आपसे पूछा गया था कि PQ जो है यानी P और Q को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वह BC को समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस PBQ को PCQ दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध किया गया, और जिससे आपको ये प्राप्त हुआ कि ये इस सिंप्लिसिटी नियम से कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो। अब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को यानी त्रिभुज BOP को और COP को सर्वांग सिद्ध किया गया, जिससे आपको ये मिला कि BO और OC बराबर है, जिसका अर्थ हो गया कि PQ BC को समद्विभाजित करती है। और इसको समकोण सिद्ध करने के लिए यानी लंब उसको सिद्ध करने के लिए
तो यहाँ पर देखिए CPCT नेम से ये कोण दोनों बराबर हुए और यहाँ पर BOC जो है वह एक सरल रेखा है और सरल रेखा होते हैं रेखीय कोण युग्म के नियम से ये इन दोनों कोणों का योग है वह 180 डिग्री हुआ और इस प्रकार आपको मिला कि ये कोण BOP और COP जो है वे 90 डिग्री और जिसका अर्थ हो गया कि PQ जो है वह BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। यानी यहाँ पर दो बातें पूछी गई थी, एक समद्विभाजन और दूसरा जो था वह है 90 डिग्री का कोण यानी उसके ऊपर लंब है और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को हल किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि कोई आकृति देते हुए और उसमें कह रहा है कि उभयनिष्ठ आधार जो है वो कह रहा है कि QR ये QR जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें बिल्कुल उसी से संबंधित क्वेश्चन और यहाँ पर कह रहा है कि QR जो है इसके कह रहा है कि A की ओर तो A की ओर का अर्थ हुआ वो आप चाहे इधर कह सकते हैं इधर कह सकते हैं और दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज PQR बन रहा है और दूसरा त्रिभुज कह रहा है कि SQR। तो एक त्रिभुज तो ये है PQR और इस त्रिभुज के बारे में आपसे कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज है PQR और ये कह रहा है कि समद्विबाहु है, इसका मतलब हो गया कि दोनों भुजाएं बराबर। इसी प्रकार से दूसरा कह रहा है कि या S बिंदु लेते हैं और दूसरा त्रिभुज दे दिया गया आपको SQR और ये भी कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी ये भुजा बराबर। अब कह रहा है कि बताओ सिद्ध करो कि SP जो रेखा है ये SP वह कह रहा है कि QR का लंबवर्धक है। ये जो SP रेखा जैसे S और P से गुजरता हुआ रेखाखंड खींचे और मान लीजिए इसको किसी बिंदु T पर काट रहे तो आपको सिद्ध करना है कि ये SP जो रेखा है ये है QR पर लंब अर्धक है यानी लंब समद्विभाजन है। तो इसको हल करें तो देखिए बिल्कुल जो आपने दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड से समदूरस्थ बिंदुओं को बिंदुपथ का अध्ययन किया था बिल्कुर उसी तरह से इसका हल। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज PQR में देखें त्रिभुज PQR में देखिए यहाँ पर PQ बराबर PR क्योंकि आपको समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं और ये PQ और PR बराबर होने का अर्थ हुआ कि P जो है अतः P है QR का के लंब अर्धक पर स्थित है, लंब समद्विभाजन पर स्थित है, लंब समद्विभाजन पर स्थित है। जो बिंदुपथ का आपने अध्ययन किया था उसी के अनुसार इसको ये जो P बिंदु होगा वह इस QR के लंब समद्विभाजन पर स्थित होगा। इसी प्रकार त्रिभुज SQR की बात करें त्रिभुज SQR में और यहाँ पर भी देखिए SQ बराबर SR क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं और ये SQ और SR बराबर होने का अर्थ हो गया कि इसलिए S बिंदु जो है S वह QR के लंब समद्विभाजन पर स्थित है। और ये जो रेखा है ये जो है जिसको ST कहें ये क्या है कि ये P बिंदु है ये भी इसी रेखा पर स्थित है और ये जो S बिंदु है ये वह भी इसी रेखा पर स्थित है यानी ST और PT जो है वो दोनों के दोनों इस ST रेखा पर स्थित है और ST जो रेखा उसके बारे में आपने अभी देख लिया कि ये बिंदु जो है यानी ये रेखा जो है वह QR का लंब समद्विभाजन है और इसका अर्थ हुआ कि P है वह भी उसी लंब समद्विभाजन पे स्थित है, S है वह भी उसी लंब समद्विभाजन पे स्थित है। इसका अर्थ हुआ कि SP रेखा जो है वह QR के लंब समद्विभाजन पर स्थित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को हल किया जा सकता है जिसमें दो समद्विबाहु त्रिभुज देते हुए और बिंदुपथ जो आपने अध्ययन कर लिया था उसी के आधार पर ये दोनों दूरियां बराबर दी हुई भुजाएं बराबर दी हुई इसका मतलब P है वह उसके समद्विभाजन पे स्थित है लंब समद्विभाजन पे। इसी प्रकार S Q और S आ रही है दोनों दूरियां बराबर है इसका मतलब हो गया कि S जो है वह भी उसके लंब समद्विभाजन पे और ये जो रेखा है यह QR का लंब समद्विभाजन है और यहाँ देखिए दोनों के दोनों बिंदु S और P जो है वे उस रेखा पर स्थित है। इसका मतलब होगा कि SP जो रेखा है वह QR के लंब समद्विभाजन पर स्थित है। इसी तरह में देखिए आपको कोई आकृति दे रखी है इस प्रकार आपकी कोई आकृति देते हुए और यहाँ पर इस कोण P का समद्विभाजन किया गया जो P इस QR को किसी बिंदु S पर काटता है। यहाँ से इसके ऊपर लंब P के ऊपर लंब डाला गया और इसी प्रकार से जिसका नाम हो PSN दिया हुआ है यानी इसके ऊपर लंब डाला गया और इसी प्रकार यहाँ से इसके ऊपर लंब डाला गया जिसको
यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि बताओ कि पी एस एन जो एस एन और ये एस एम जो है ये दोनों दूरियां बराबर, ये आपको सिद्ध करना। तो यहाँ देखिए आपने दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ का अध्ययन किया था और उस समय ये था कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो कोण के समद्विभाजन पर स्थित कोई भी बिंदु होगा वह इन दोनों से क्या था, समदूरस्थ तथा समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ देखिए ये जो पी एस जो है, एक छोटे से क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कोण क्यू पी आर कहे या कोण पी कहे, इसका जो समद्विभाजन है वह पी एस है और इसका अर्थ हुआ कि एस बिंदु जो है यह इसके समद्विभाजन पर स्थित है, यानी ये कोण आपको बराबर दिए हुए समद्विभाजन की बात है और इस कोण का समद्विभाजन करें और इस समद्विभाजन पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो होगा वह क्या होगा कि इन दोनों रेखाओं से और समदूरस्थ होगा। एक तो इसका ये तरीका है कि किसी दो रेखाएं यदि प्रतिच्छेद करें तो उस कोण के समद्विभाजन पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो होता है वह उन दोनों कोण को बनाने वाले दोनों जो रेखाएं होती हैं उनसे समदूरस्थ होता है और इस प्रकार एस एन और ये एस एम क्या हो गए, दोनों बराबर। एक तरीका तो इसका, एक विधि तो ये प्रयोग में कर सकते हैं। आप दूसरी विधि का प्रयोग करना चाहें तो इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांग सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर त्रिभुज पी एन एस और पी एम एस को सर्वांग सिद्ध करें तो देखिए ये पी एस भुजा जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, यहाँ इसके ऊपर लंब डाला गया है, यहाँ इसके ऊपर लंब डाला गया है, तो इसका अर्थ हो गया कि ये कोण 90 डिग्री हो गए। ये इसको समद्विभाजन दिया हुआ आपको, तो यहाँ पर ये कोण बराबर हो रहे हैं। तो इस प्रकार दो कोण हो रहे, एक भुजा हो रहे, तो ए एस ए नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम और फिर सीपीसीटी नियम से एन एस बराबर एस एम या एस एन बराबर एस एम। इस प्रकार इसको दो विधियों द्वारा हल किया जा सकता है, जिसको यदि आप छोटे रूप में हल करना चाहें, सरल रूप में हल करना चाहें, जिसको याद रखने में दिक्कत नहीं है, तो आप इसको यूं याद रख सकते हो कि यहाँ पर पी एस जो है वह कोण पी का समद्विभाजन है और किसी कोण के समद्विभाजन पर स्थित बिंदु जो होता है, जैसे एस बिंदु जो है वह इसी पर स्थित है, तो वह उन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ होता है और इसलिए एस एन बराबर एस एम। ये इसका छोटा तरीका जिसको हल किया जा सकता है। बाकी दूसरी विधि के अनुसार आप इनको सर्वांग सिद्ध करते हुए भी हल कर सकते हैं। और इस प्रकार इस वीडियो के अंत में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 उसको हल करें और उसमें आपको कह रहा है कि कोई कोण एबीसी दिया गया है और उस एबीसी कोण के लिए जैसे ये है ए बी और सी, ये कोण दिया हुआ। अब आपसे पूछ रहा है, वह कह रहा है कि आप एक ऐसा कोई बिंदु है जो बी ए और बी सी से समदूरस्थ होगा, तो कह रहा है कि बताओ अंतर जो भाग में होगा उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करो। यानी ये रेखा जो है बी ए रेखा और ये बी सी रेखा जो है, इनसे कह रहा है कि इसके अंदर अंतर्भाग का मतलब अंदर हुआ और ये कह रहा है कि इस बी ए और बी सी से समदूरस्थ बिंदु होगा, उसका बिंदुपथ क्या होगा। तो यहाँ देखिए ए बी सी जो है वह एक कोण है यानी प्रतिच्छेदी रेखा है और जैसा आपने अध्ययन किया था कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं तो इस कोण का समद्विभाजन करें। जैसे कोई चाप लगाए, यहाँ से चाप लगा लेंगे, यहाँ चाप लगा लेंगे और ये दोनों जो चाप काट रहे हैं, जैसे मान लीजिए पी बिंदु पर काट रहे हैं और इस बी और पी से गुजरती कोई रेखा खींचे तो ये इसका समद्विभाजन कहलाती है। और इस समद्विभाजन पर स्थित कोई भी बिंदु होगा यानी कोण ए बी सी जो है, ये जो बीपी रेखा जो या इसको बीक्यू रेखा कहें, तो ये बीक्यू जो रेखा जो कोण एबीसी का समद्विभाजक है, इस BQ पर यानी समद्विभाजन पर स्थित कोई भी बिंदु होगा, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु R है तो ये R बिंदु जो है वह इस BA और BC से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। जैसे इस यहाँ पर कोई बिंदु S ले लें तो उस स्थिति में ये बिंदु और ये बिंदु भी जो है वो इस दोनों BA और BC से क्या होंगे, समदूरस्थ होंगे। तो यहाँ पर यदि किसी कोण जो कि पहले बातें हो चुकी हैं कि कोई कोण है तो उससे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ जो होगा उस कोण के समद्विभाजन पर स्थित कोई भी बिंदु होगा यानी प्रत्येक बिंदु जो होगा वह उन दोनों कोण बनाने वाली दोनों रेखाओं से समदूरस्थ होगा। और इस तरह से आपने इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 10.1 की क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक का आपने हल किया। अतः इसको वीडियो को अंत तक देखते हुए इसको सरल रूप में सीखा जा सकता है।